हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट लेक्चर लेने जा रहा हूं। रिवीजन लेक्चर का ये लास्ट पार्ट है। फर्स्ट 3 लेक्चर्स में हमने जाना ओल्ड थियरी ऑफ एटम क्या थी, बोहर थियरी क्या था एंड उसके सीरियस ड्रॉबैक्स क्या थे। फिर हमने जाना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। उसके बाद हमने जाना क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, उन चारों क्वांटम नंबर के बारे में समझा डिटेल के अंदर एंड नोट्स समझे, एंटी नोट्स क्या होते हैं इनके बारे में जानकारी ली। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट यानी फाइनल एंड लास्ट चीज स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर कि इलेक्ट्रॉन आखिर अरेंज्ड कैसे हैं एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो बिना कोई देरी किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा स्पेस कहाँ है, किस जगह इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो हमने पहले देखा था बोहर थियरी तक कि एटम का आइडिया इस तरीके से लिया जाता था जहां पे ऐसा न्यूक्लियस समझते थे, उसके बाहर हम ऑर्बिट समझते थे और इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल करते थे। बट ये डिस्कार्ड कर दिया गया मॉडर्न थियरी के हिसाब से, हाइजेनबर्ग के हिसाब से, कि इलेक्ट्रॉन कभी भी आप लोकेट नहीं कर सकते हो, सर्टेनिटी नहीं बता सकते हो। जहां से वर्ड आया किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इलेक्ट्रॉन, और वहीं से हमने सुना कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं ऑर्बिटल्स में मिलते हैं। ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ है जबकि ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन डिस्कस करते हैं, राइट। तो अब भाई हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से शेल हैं, कौन कौन से सबशेल हैं, इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था, मैं उसी को आगे लेके चलते हैं। और आप बताओ n इज इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट सबशेल के अंदर n इज इक्वल टू 1 के अंदर वी हैव जस्ट वन सबशेल विच इज 1s। n इज इक्वल टू 2 के अंदर बेटा सो हमारे पास है 2s एंड 2p। ये कैसे पता चल रहा है, जितना शेल नंबर उतने सबशेल होते हैं। आपको मैंने प्रिंसिपल एजीमुथल ये सारे क्वांटम नंबर लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे। इनकेस अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पहले इसको फिनिश करके आओगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, n इज इक्वल टू 3 में हमारे पास है 3s 3p एंड 3d। ऐसे ही n इज इक्वल टू 4 में हमारे पास है 4s 4p 4d एंड 4f। अच्छा जी, n इज इक्वल टू 5 में क्या है, हमारे पास 5s है, 5p है, 5d है, 5f है, 5g है। ओके जी, n इज इक्वल टू 6 में हमारे पास 6 सबशेल्स आएंगे 6s 6p 6d 6f 6g एंड 6h। नाउ n इज इक्वल टू 7 के लिए l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6। तो वहां पे आओगे तो आपके पास 7s 7p 7d 7f 7g 7h एंड 7i। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ये इसलिए भी जरूरी है आपको जानना क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है सिर्फ SPDF देखने की। तो F के अलावा भी सबशेल्स होते हैं, G भी होता है, H भी होता है, I भी होता है, J, ये एंडलेस ऐसे चलता रहेगा। फिर इनका यूज क्यों नहीं है, वो जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा तो आपको आइडिया लगेगा कि इलेक्ट्रॉन कभी भी G एंड H और I इन सब चीजों में भरे ही नहीं जाते हैं। हमारे पास जितने एटम नोन है उनके इलेक्ट्रॉन SPDF में ही खत्म हो जाते हैं, इसलिए हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 4 ब्लॉक है। ओके, आइए n इज इक्वल टू 8 में देखते हैं। तो 8s होगा, 8p होगा, फिर 8d होगा, 8f होगा एंड 8g, 8h, 8i एंड 8j, और इस तरीके से पूरी सीरीज चलती रहेगी। अब जो सबसे जरूरी बात है कि ठीक है सर, अब ये तो समझ में आ गया कि हमें एटम के अंदर शेल होते हैं, शेल के अंदर सबशेल्स होते हैं और ये सारे सबशेल्स रहे, और हर एक सबशेल के अंदर आपको ऑर्बिटल पता चलता है। जैसे मैंने पिछली बार आपको डिस्कस भी किया था कि S स्फेरिकल होता है, P डम्बल शेप का होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डिपेंड करता है उनका लोब किधर अलाइंड है उसके हिसाब से Px Py Pz। ऐसे ही D में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि 5 D के ऑर्बिटल्स हैं, उनके मैंने आपको शेप भी एंड स्ट्रक्चर भी बताए थे। ओके, तो P के अंदर अब उसको हम सिंबॉलिकली बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझना क्योंकि आपको पता है P डंबल के जैसा होता है। तो ये सिर्फ स्पेसेस है, ये सब ऑर्बिटल्स हैं। S में एक ऑर्बिटल है जी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल पता चलता है। इसमें हमारे पास 3 है एंड D में कितने होते हैं, 5 होते हैं, राइट।
अब इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी आप भर के देखोगे तो आपको पता है कोई भी सिस्टम, उसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा कोशिश करेगा कि मिनिमम एनर्जी को ऑक्युपाई करे। दैट इज द प्रिंसिपल, राइट, दैट वी यूज इन फिजिक्स, कि कोई भी सिस्टम स्टेबल तभी होता है जो अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये एक मैं हेमिस्फेरिकल अगर आपके सामने बॉल ले रहा हूं और यहां पे अगर एक छोटा सा बॉल रख रहा हूं, तो आप बताओ क्या ये यहां स्टेबल होगा अगर मैं इसको छोड़ दूं? क्या ये इस जगह रुक जाएगा? आंसर है बिल्कुल नहीं। आपको अपने एक्सपीरियंसेस से पता होगा कि अगर मैं इस तरह का कोई हेमिस्फेरिकल चीज लेता हूं, उसमें एक छोटा सा स्फेरिकल बॉल रखता हूं, तो ये धीरे धीरे घूमते 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 यहां पहुंचेगा और थोड़ा आगे जाएगा और धीरे धीरे ऑक्सीलेट करते हुए फाइनली यहीं पे रुक जाएगा। अच्छा, मैं यहां रखूं तो क्या होगा? तो भी ये नीचे आएगा। इधर रखोगे तो भी, लेकिन अगर मैं उठा के सिर्फ यहीं रख दूं तो कहीं जाएगा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप इस लेवल से देखो तो इसकी हाइट सबसे कम है, बाकी पॉइंट्स की हाइट सबसे ज्यादा है। हाइट ज्यादा होने से क्या होगा? इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, mgh। हाइट ज्यादा होने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो कोई भी सिस्टम स्टेबल अपने लोवेस्ट एनर्जी में ही रहता है। यही प्रिंसिपल हम यहां पे भी लगाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे भरेंगे, सबसे पहले वो जितने भी जगह हों लोअर एनर्जी में, पहले वो उस जगह पे रहे। उसके लिए हमें जानने की क्या जरूरत है कि ये जितने भी सबशेल मैंने यहां डिजाइन किए हैं, जो आपको बताए हैं, इनके एनर्जी ऑर्डर क्या है। ओके, सो सबसे पहले चीज हम लोग जानेंगे एनर्जी ऑर्डर। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है एनर्जी ऑर्डर में कि जब आप एनर्जी ऑर्डर के बारे में सोचते हो तो आपको पहले दिमाग में लेके आना है कि भाई किस टाइप के एटम के लिए। हमारे पास दो तरह के स्पीशीज मिलेंगे एटॉमिक लेवल पे बात करें तो, एक H लाइक एंड दूसरे जो H लाइक नहीं है या मल्टी इलेक्ट्रॉनिक। कहने का मतलब कि अगर मैं H लाइक की बात करूं तो हाइड्रोजन ले लो, आप ड्यूटेरियम ले लो, ट्राइटियम ले लो, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, या फिर आप हीलियम ले रहे हो तो He+ ले लो, या फिर आप लिथियम ले रहे हो तो Li2+ ले लो, बेरिलियम ले रहे हो, बेरिलियम आप कौन सा ले लोगे? लिथियम पे 2+, यहां पे ये सभी के पास आप देखो एक इलेक्ट्रॉन है। इनके लिए एनर्जी ऑर्डर और मल्टी इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम 3, बेरिलियम 4, इवन बेरिलियम प्लस भी मैं बोल दूं तो भी आप 3 इलेक्ट्रॉन है ना, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशीज रहेगा तो यहां पे बात करें। यहां पे फिर क्या खास बात है? ऐसे केस में एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन n। only depends on principal quantum number n. If n is higher, energy will be higher। इतना सिंपल सा प्रिंसिपल है। n सेम है तो क्या होगा? क्योंकि हमने देखा कि सबसे कम n कब हो सकता है? जब 1s हो। फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल था, 1s। अच्छा बताओ, अगर हम n की वैल्यू 2 कर दे तो हमारे पास दो सबशेल आते थे, 2s एंड 2p। इस प्रिंसिपल के हिसाब से सिर्फ n पे डिपेंड करता है, तो यानी 2s एंड 2p की एनर्जी बराबर हो जाएगी। लेकिन 2 वाले कोई भी सबशेल ले लो, उसका 1s से तो ज्यादा ही रहेगा। ये ऑर्डर है। यहां 3s इज इक्वल टू, बड़ा स्ट्रेंज लग रहा होगा, इसलिए भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपने जो भी चीजें मोस्टली पढ़ी होंगी कॉन्फ़िगरेशन में, आपने तो बस ये पढ़ा होगा n+l रूल लगाते हैं, लेकिन नहीं, अगर हाइड्रोजन के लिए आ जाए, है ना, तो आपको ऐसे ही सोचना है 4f। तो जब भी अगर आपको H लाइक स्पीशीज मिले, उनमें इस तरह का एनर्जी ऑर्डर होता है। अब कोई कहेगा क्या हम इन सबशेल्स की एनर्जी का वैल्यू बता सकते हैं क्या? सो आंसर है बिल्कुल, आप बता सकते हो, और उसके लिए वही फॉर्मूला लगेगा जो नील्स बोहर की थियरी में लगा था। कौन सा फॉर्मूला बताओ? En इज इक्वल टू -13.6 Z²/n²। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए आप कोई भी, जैसे मान लो आपको 3D में भी 3D Z² का निकालना है एनर्जी, कैसे निकालोगे? बताओ, n की वैल्यू कितनी है? 3, वो यहां रख दो। अच्छा, किस स्पीशीज के लिए अगर हाइड्रोजन का निकालना है तो Z की वैल्यू 1। अच्छा जी, अगर हीलियम आयन के लिए निकालना है तो Z की वैल्यू 2, वो आपको सब पता है, ये सारी वैल्यूज रखोगे आंसर आ जाएगा। बिल्कुल एक्यूरेटली फॉलो होता है। इसी वजह से आपको याद है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो एनर्जी था वो सब कुछ बोहर ने सही एक्सप्लेन किया था, अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ डबलेट्स एंड फाइन लाइंस। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
नाउ कमिंग टू व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में अगर आप फंडामेंटली देखो तो आपको समझ में आएगा कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंड एक से ज्यादा प्रोटॉन हो गए। अब अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो सिर्फ न्यूक्लियस से अट्रैक्शन नहीं, अपने पीयर ग्रुप इलेक्ट्रॉन से इसको रिपल्शन भी फेस करना पड़ेगा, जिसके वजह से सिर्फ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अकेले सारा चीज डिसाइड नहीं कर पाता है, ना तो हम बोहर थ्योरी लगा पाते हैं। फाइनली हम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए बड़ा सिंपल सा रूल है कि आपको अब n नहीं n प्लस एल देखना होगा। चेक द वैल्यू ऑफ n प्लस एल। इफ n plus l is higher, energy will be higher. अच्छा, आपके दिमाग में फिर एक और चीज भी आ सकता है कि सर मान लो दो सबशेल के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए। फिर अगर ऐसा हुआ, ध्यान रखना पहले आपको यही सोचना है, अगर ऐसा हुआ इफ n प्लस एल इज सेम for more than one subshell, फिर क्या करना है? Then check n, if n is higher energy will be higher। ठीक है, अब आ जाओ इस प्रिंसिपल को यूज करके मैं आपको मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए, देखो हाइड्रोजन जैसों के लिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बड़ा प्लेन सा है, 1 वाले से ज्यादा 2 वाले का होगा, 2 से 3, 3 से 4, 4 से एंड सो ऑन। मैं अभी बात किसका करने वाला हूं, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आ जाए तब क्या कैसे करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्या था, मैं वापस से फटाफट इसको लिखता हूं एंड फिर हम लोग एनर्जी निकालते हैं, राइट। रूल ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए 1s है, फिर 2s है, 2p है, फिर 3s है, 3p है, 3d, 4s, 4p, 4d एंड एंड सो ऑन, डॉट 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 ऐसे नीचे करके 9s आता जाएगा, चलता जाएगा। अब एक बात बताओ, मैं एक काम करूं, हर ऑर्बिटल के लिए, हर सबशेल के लिए मैं क्या करूं, n देखूं, l देखूं, उनका सम ले लेता हूं। पहला तो रूल यही था। तो मुझे एक बात बताओ, इस जगह पे ये जो ऑर्बिटल पड़ रहा है इस पे n प्लस एल की वैल्यू क्या है? बताओ, n की वैल्यू कितनी है? 1। s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0। 1 प्लस 0 मिला दोगे तो कितना आ जाएगा? 1। इसके लिए देखो n प्लस एल की वैल्यू कितनी आएगी? तो 2 प्लस 0 2 आ जाएगी जी। अच्छा, उसी तरीके से इस लाइन पे देखो, मैं ये लाइन जानबूझ के बना रहा हूं ताकि आपको समझ आए, ये रिप्रेजेंटेशन कहीं देखा देखा सा लग रहा होगा। 3 प्लस 0, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1। 2 प्लस 1, 3 प्लस 0 एंड 2 प्लस 1 दोनों ही कितने हुए? n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ गई? इस बारी 3 आ गई। यहां देखो आप, n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। इस जगह पे देखो आप, n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। इस जगह देखो आप, n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। यहां देखिए आप, n प्लस एल की वैल्यू कितनी आएगी? 7। और इस जगह देखिए आप, n प्लस एल की वैल्यू कितनी आएगी? 8। क्या समझ में आया? ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, इस लाइन पे पड़ने वाले जो भी ऑर्बिटल है उनसे ज्यादा एनर्जी अगली वाले का, उनसे ज्यादा अगली वाला, क्योंकि n प्लस एल देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, सर जैसे n प्लस एल 3 आ गया ये दो ऑर्बिटल के लिए, अब इनमें एनर्जी ऑर्डर कैसे डिसाइड किए? तो रूल बताया था मैंने, अगर n प्लस एल सेम हो जाए तो किसको देखना है? किसको देखना है? n को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बताओ 2p एंड 3s में किसका n बड़ा है? 3s का। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? इसकी। यानी एरो मैं ऐसे कर देता हूं। फिर इसके बाद ऐसे बढ़ते 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 3p से ज्यादा 4s की होगी, 3d से ज्यादा 4p एंड 5s।
अब अगर मैं इसको यहां लिखूं तो आप देखो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न मिलेगा। पहले मिलेगा 1s, फिर मिलेगा 2s। ध्यान से देखना, s दो बार रिपीट हुआ, 1s के बाद 2s, फिर ध्यान से देखो 2p एंड 3s, फिर आप देखना ये 3p एंड 4s है। दिख रहा है क्या आपको? 3p 4s, 2p 3s एंड देन 3p 4। फिर आप देखो 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, फिर आप देखो 4d 5p 6s आ रहा होगा, 4d 5p 6s। ऐसी और आप ध्यान से देखो तो अब f स्टार्ट हो जाएगा, f स्टार्ट हो जाएगा, f स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इसको यहां लिखूंगा। कितना कितना f है? 4f, 5d 6p 7s, 5d 6p 7s। और ऐसे अगर आप अगला देखो तो ये 5f 6d 7p एंड 8s। क्या यहां तक आपको दिखाई दे रहा है? क्या आपको दिख रहा है एक पैटर्न? मैं आपको यहां पे पैटर्न दिखाता हूं। देखो SPDF को आप ऐसे लिख लो, इसको याद करना बड़ा आसान है। कई बच्चे बोलते हैं सर एनर्जी ऑर्डर ही नहीं याद होता। उसके लिए मैं सिंपल सा ट्रिक बनाता हूं। आप हमेशा S से स्टार्ट करो, S और दो बार ही लो, S। देखो 1s के बाद क्या आएगा? नेचुरली 2s। फिर आप PS लो, PS ट्वाइस, देखो 2p 3s 3p 4s। सब कहोगे सर नंबर तो बड़ा सिंपल है यार। 1s तुमने किया, 2s किया, p कहां से स्टार्ट होता है? 2 से, d कहां से स्टार्ट होता है? 3 से, f कहां से स्टार्ट होता है? 4 से। तो ग्रेजुअली आपको नंबर्स तो पता ही है ना। तो एक बार आपने लिखा 1s, फिर 2s आएगा, फिर आपने ps लिखना है तो 2p होगा, ये 3s होगा क्योंकि s2 पहले ही आ चुका है। इस तरीके से आप नंबरिंग को भी डेजिग्नेट कर सकते हो। तो आप यहां पे PS दो बारी, फिर आप ध्यान से देखो आप DPS को दो बार लिख सकते हो। देखो DPS 3D 4P 5S, फिर DPS 5D 4D 5P एंड 6S। उसके बाद आप ध्यान से देखो FDPS दो बार लिख सकते हो। तो एनर्जी ऑर्डर सिंपल है ना, याद रहेगा। ये एनर्जी ऑर्डर किस चीज का है? N+L रूल से मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का, यानी 1s से एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? 2s से भी ज्यादा 2p से भी ज्यादा 3s से। यहां इक्वल नहीं होती एनर्जी, हर सबशेल की एनर्जी दूसरे सबशेल से डिफरेंट होती है, अनलाइक हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। यहां तक आ गया? अब आपको इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गया कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए एंड हाइड्रोजन के अलावा कोई चीज आ जाए तो कैसे करें। कभी कभी इस पे ना बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे बनता है, ये जो मैं आपको डायरेक्ट कहानी दे रहा हूं ऐसे बन जाएगा कि एक सबशेल है जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक नंबर दे देगा आपको। मान लो ये दे दिया 3, ये दे दिया 2 और ये दे दिया 0। बी दे देगा, बोलेगा कि भाई इसके लिए 4 है, ये 0 है, ये 1, सॉरी 4 0 तो ये 0 होगा। सी दे दिया, यहाँ बोलेगा कि ये 4 है, ये 1 है एंड ये -1। अब आपको बताना है इन तीनों का एनर्जी ऑर्डर। तो आप बताओ इसको क्या आप तुरंत कन्वर्ट नहीं कर लोगे? भाई एन आपको पता है, एल पता है, आपको तो पहले ये सवाल पूछना चाहिए ये हाइड्रोजन लाइक के लिए है या मोस्टली दूसरे के लिए। तो दूसरे के लिए मैं बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन के लिए नहीं। तो क्या आएगा आंसर? 3 + 2 N+L निकाल लो आप। कितना आ गया? 5। यहां देखो N+L कितनी आ गई? 4। यहां देखो N+L 5। आप बताओ इन दोनों का बराबर आ रहा है? अब जब इन दोनों का बराबर आ रहा है तो हम कैसे बोले थे डिसाइड करने के लिए? आप n देखो, इसका n ज्यादा है तो यानी C वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद किसकी आएगी जी? A की, और सबसे लास्ट किसकी आएगी? B की। दिस इज हाउ यू शुड टैकल जब क्वांटम नंबर दिए हो तब। ओके, तब आपको क्या समझ में आ गया? एनर्जी ऑर्डर की वैल्यू। अब आती है बात फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अंडरस्टूड है कि मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन का करूंगा क्योंकि हाइड्रोजन के लिए तो बड़ा सिंपल सा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहला अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
तीसरी चीज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैं ये तीनों को आपको डिटेल में समझाता हूं। हाफ पाउ का मतलब है वेरी सिंपल, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। जो सबशेल्स की एनर्जी है उसमें पहले लोअर में भरेंगे, उसके बाद उससे हायर में, उसके बाद उससे हायर में। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। ये हाफ पाउ। हाफ पाउ का लिटरल मीनिंग होता है टू बिल्ड अप। हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो उसको टू बिल्ड अप बोलते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे आते हैं। पहले इनके हिसाब से हम भरना शुरू करते हैं। चलिए कहानी लेते हैं हम, से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की। तो बताइए, सबसे पहले एनर्जी का लेवल आपको पता है। सबसे पहले एनर्जी किसकी आती है, सबसे कम किसकी आती है, 1s। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन है भाई हाइड्रोजन में, 1। तो यहाँ पे मैं 1 डाल दूंगा। 1 डालने का मतलब, इसको अगर मैं ऑर्बिटल में दिखाऊं तो भाई आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन है तो या तो अप स्पिन। ध्यान रखना, डाउन भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी इक्वली करेक्ट है, ये भी इक्वली करेक्ट है। ओके सर, ये तो हो गया बॉक्स डायग्राम, हाउ इट विल लुक लाइक। सो हाइड्रोजन ऐसा दिखता है, एक न्यूक्लियस, ये एन का मतलब न्यूक्लियस, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन, और ये ध्यान रखना ये पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस है, ये ऑर्बिटल की बात है, ये मैं सर्कल नहीं बना रहा हूं, और इसमें भी प्रोबेबिलिटी नहीं। दिस इज हाउ हाइड्रोजन एटम विल लुक लाइक। नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट, कि सर हीलियम हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन है हीलियम में, 2, एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉन 2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं क्या करूं, 1s1 एक इलेक्ट्रॉन इसमें और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरूं, या फिर क्योंकि ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक है तो आपको पता है इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, या फिर 1s में ही 2 भर दूं और 2s में कुछ भरूं ही नहीं। भाई इसको करने से ये फायदा है कि आपका दोनों इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी की तरफ गया। आखिर इन दोनों में मैं क्या फॉलो करूं, तो इन दोनों के लिए ही हमें आंसर मिलता है पॉली से, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन्होंने बड़ा एक सिंपल सा रूल बताया। इन्होंने बोला कि जब भी इलेक्ट्रॉन आप भर रहे हो किसी एटम में, तो इस तरीके से भरना है दैट नो टू इलेक्ट्रॉन, फिर से सुनना वर्ड मेरा, नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। आपको भरना है, आप बिल्कुल भरो, लेकिन इस तरह से कभी भी नहीं भरना है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन का सेम सेट हो जाए, चारों क्वांटम नंबर का आइडेंटिकल सेट हो जाए, वैसा नहीं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप ऐसा भरना चाहते हो तो इट इज ओके, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि चारों क्वांटम नंबर का सेट इसमें जो इलेक्ट्रॉन के हैं वो कभी बराबर नहीं होने चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए। तो ये मैंने 3 पॉसिबिलिटी दिखाई है आपको 1s2 में। 1s ऑर्बिटल एक है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं, दोनों का अप स्पिन, दोनों का डाउन स्पिन, एंड एक का अप एंड एक का डाउन। और चेक करते हैं, ये बताओ इस इलेक्ट्रॉन के लिए और इस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू बताओ कितना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, इसका भी है n। l कितना है, 0, इसका भी l कितना है, 0, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू, m की वैल्यू भी 0, इसके लिए भी m की वैल्यू। स्पिन दोनों का सेम हो गया, +12 एंड +12। अब मुझे बताओ क्या ये चारों क्वांटम नंबर का सेट इस चारों क्वांटम नंबर के सेट से मैच कर गया? ये चीज आपको अवॉइड करनी है व्हाइल राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन, मतलब पॉली के हिसाब से ये गलत है। फिर ये सही है क्या? बिल्कुल नहीं, इसमें भी NLM तीनों यही होंगे, s की वैल्यू -12 तो इसकी भी -12 हो जाएगी। ये वाले में NLM आइडेंटिकल होंगे, लेकिन चौथा इसका जो s का वैल्यू है वो +12, इसका s का वैल्यू, यानी चारों सेट जो हमने बनाए थे सेट ऑफ क्वांटम नंबर इस बार आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जो पॉली के हिसाब से, ये वाला नहीं, सॉरी, ये करेक्ट है। तो आप ध्यान रखना, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन आप 1s2 कर सकते हो, लेकिन इस बात का साइमल्टेनियसली ध्यान रखना कि 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन से एक ऑर्बिटल में रहने चाहिए। यहां तक बात समझ में आई? अब अगला क्वेश्चन आता है क्या ये लिखें? तो अभी तो मैंने बताया
कि आपको इलेक्ट्रॉन जितना हो सके अंदर भरना है और कोई रूल वॉयलेट भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा पॉली का रूल वॉयलेट भी नहीं हुआ, हमने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, इसलिए इसको हम मानेंगे लोअर एनर्जी और ये हायर एनर्जी का है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन को यहां भरेंगे, इसलिए ये हमारा करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट बिल्कुल भी नहीं। ये एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन को जब जंप कराया जाएगा तो यहां पे आएंगे। ठीक है जी। अब बात आती है लिथियम की। लिथियम, फिर से लिथियम की बात। कितने इलेक्ट्रॉन? 3। बताओ कॉन्फ़िगरेशन 1s3 लिखे या लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s, क्योंकि हमें पता है कि 1s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन रखा था, 2 इलेक्ट्रॉन रखे एंड 2s1 रखे। क्या करें आखिर? आ जाओ पहले समझते हैं और हम देखते हैं। देखो 1 में भरना तो हमेशा फायदेमंद है, लेकिन हमें ये देखना है कोई प्रिंसिपल वॉयलेट नहीं करना चाहिए। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 2 पॉसिबिलिटी आएगी, 2 का सेम स्पिन और 1 का अपोजिट स्पिन। अच्छा, क्या ये एक पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि तीनों का एक ही साइड का स्पिन हो जाए? वो भी हो सकती है, लेकिन उसको हमें डिस्कार्ड कर देना है। क्यों? क्योंकि एक बॉक्स के अंदर जैसे ही आप दोनों स्पिन सेम रख देते हो तो चारों क्वांटम नंबर का सेट अभी हमने देखा था कि सेम हो जाता है, इसलिए एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो अपोजिट रहने चाहिए। क्या उस प्रिंसिपल से आप ये देखो, क्या इसका और इसका n l m s चारों वैल्यू सेम नहीं हो गया? s प्लस हाफ है, n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, तो क्या ये चारों वैल्यू इन दोनों के लिए सेम नहीं हो गए? इसका मतलब क्या समझ में आया कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का अल्टरनेट स्टेटमेंट ऐसा बन सकता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और वो भी अपोजिट स्पिन से। यस, 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड विथ अपोजिट स्पिन। ये अल्टरनेट स्टेटमेंट है किसका? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। तो आप ये ध्यान रखना, ये अलाउड नहीं है। कौन सा रूल वॉयलेट कर रहा है? पॉलीज। पॉलीज देखना हो तो हर बॉक्स के अंदर जाओ और देखो अपोजिट स्पिन में है कि नहीं 2 इलेक्ट्रॉन। अगर वो है तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज नॉट वॉयलेटेड, अपोजिट अगर वो रह रहे हैं तो। चलो अब इसको देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है, अप डाउन, यानी ये क्या इसको अप रखूं? हाँ जी, इसको डाउन रखो, दोनों ही वैलिड है, दोनों ही वैलिड हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वॉयलेट नहीं हो रहा है जी। तो ये भी करेक्ट है एंड ये भी करेक्ट है। अब कहोगे सर ये बताओ, ये डाउन वाले का देखो और इस डाउन वाले का देखो, आपको नहीं लग रहा है चारों वैल्यू सेम है? नहीं है जी, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बदल गया। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 1। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? पहला वैल्यू ही बदल गया। आगे की कहानी आप निकालो अपने से। ठीक है, इसी तरीके से आप बेरिलियम का करोगे तो 1s2 2s2, हमें पता है एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अप डाउन अप डाउन। आप बोरॉन का करोगे तो आएगा 1s2 2s2 2p1। अब यहाँ थोड़ा सा कहानी आएगा कि बोरॉन के केस में 2p1 कर रहे हैं, हमें पता है कि p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? px py and pz। अब मैं क्या करूं, इधर भरूं या इधर भरूं या इधर भरूं? तो एक जो नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है, या डाउन करो, एक जो नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है उसको देख के ऐसा लगता है जैसे पहले भरो ना, आगे वाले तो ज्यादा एनर्जी के होंगे। यहीं पे आपको एक मिथ ब्रेक करना है। एक सबशेल के जितने भी ऑर्बिटल होते हैं सारे आइडेंटिकल एनर्जी के होते हैं, उनको डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बोला जाता है। सो दीज 3 ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। आप कहोगे ये कैसे सर? तो यार बड़ा सिंपल है, आपको मैंने n+l रूल समझाया है। बताओ इस डब्बे के लिए, इस डब्बे के लिए, इस डब्बे के लिए, तीनों के लिए n2 l1, n2 है l1 है तो n+l 3 हो गया तीनों के लिए, और n की वैल्यू तीनों के लिए सेम, तो कोई पैरामीटर ही नहीं है। इसलिए ध्यान रखना 2px की एनर्जी, 2py की एनर्जी, 2pz की एनर्जी सेम होगी, और इन तीनों को डिजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। कभी आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आर देयर इन p सबशेल, आंसर इज 3। सिमिलरली इन d कितने होंगे? 5 डब्बे, f में ऑल 7। आ रहे बात समझ में? इसको ऑर्बिटल डिजेनरेसी भी बुलाया जाता है, कभी कभी वर्ड आता है इस पे। एक बार बड़ा फेमस सा क्वेश्चन आया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसने पूछा था, ध्यान देना क्वेश्चन को, हाइड्रोजन एटम के 3rd शेल का ऑर्बिटल डिजेनरेसी बताइए।
आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके ट्राई करिएगा। ऑर्बिटल डिजेनरेसी का मतलब कितने ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी के हैं। ध्यान देना मैंने किसके लिए बोला है, हाइड्रोजन जैसे एटम के। तो आप बताओ हाइड्रोजन के लिए याद आ रहा है आपको 1s 2s 2p 3s 3p 3d, मैंने बोला था n पे डिपेंड करता है। बताओ थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी इक्वल है। ये तीनों सब शेल की एनर्जी इक्वल है और हमें पता है कि s में 1, p में 3 और d में 5 मिलते हैं। तो 1 + 3 + 5 कितना हो गया। देर आर 9 ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी आइडेंटिकल है हाइड्रोजन के लिए। यही बात आ जाता है हीलियम के लिए। आपसे हीलियम के लिए पूछता कि बताओ थर्ड शेल के अंदर ऑर्बिटल डिजेनरेसी, तो एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि थर्ड में आपके पास 3s भी है, 3p भी है, 3d भी है और इन तीनों की एनर्जी इक्वल नहीं होती है। इसलिए इसकी और पूछोगे तो 1 है, इसकी पूछोगे तो 3 है, इसकी पूछोगे तो 5 है, तीनों की अलग अलग आएंगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर ये बात आती है कि अगर इन सभी की एनर्जी इक्वल है तो फिर इलेक्ट्रॉन हम कहीं भी भर सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, डाउन स्पिन भी कर सकते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अब मजे की बात है कि बोरॉन के बाद अगर मैं अगला कॉन्फ़िगरेशन करूं विच इज कार्बन, तो बताओ 1s2 6 होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 एंड 2p2। अब यहां थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीज आ गया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन 2 हैं, बॉक्सेस 3 हैं, तो क्या मैं ऐसे भरूं या मैं ऐसे भरूं या मैं ऐसे भरूं या फिर ऐसे भरूं, आखिर इनमें से कौन सही है। अगर एक से ज्यादा सही है तो कौन सा है। अब इस बात को आंसर करने के लिए हमें लास्ट रूल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का था, जो मैंने आपको लिखवाया था, हंस रूल, उसको ध्यान में लाना पड़ेगा। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता है। वो ये बोलता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो और आप उसको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में भर रहे हो, किस में भर रहे हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में जब भी आप उन इलेक्ट्रॉन्स को भरते हो तो उन्होंने बोला है इस तरह से भरना है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्स आए। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, अब ये कौन सी चिड़िया का नाम है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं 2 टाइम्स ऑफ टोटल स्पिन प्लस 1, जहां पे s इज टोटल स्पिन। क्या स्पिन जोड़ने आता है आपको। बड़ा सिंपल सा है, जैसे मैं बोलूं इसका स्पिन बताओ, ये पूरा जो भी कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, तो आप बोलोगे पहले इलेक्ट्रॉन का कितना है +½ दूसरे का कितना है +½ जोड़ दो कितना आ गया 1। अगर इसका पूछा जाए तो क्या बोलोगे +½ कितना आ गया 1। इसका जोड़ोगे तो s कितना आएगा +½ -½ मिलकर कितना आ गया 0। इसका जोड़ोगे तो +½ -½ मिलकर कितना आ गया 0। एक बात बताओ, अगर स्पिन 0 है, ये क्या थे, ये स्पिन थे, स्पिन 0 है तो यहाँ 0 रखोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन अगर स्पिन 1 है तो, जैसे इन दोनों का 1 आ रहा था, ये 1 है, यहाँ रखोगे तो 2 + 1 3। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कब मैक्स आ रहा है, जब स्पिन मैक्सिमम है। स्पिन मैक्सिमम कैसे हो सकता है कि हम इसकी पेयरिंग ना करें, उल्टा ना करें, एक ही स्पिन में हम पहले इलेक्ट्रॉन को भरें, तभी मैक्सिमम आ सकता है। तभी तो सबका सेम साइन होगा, जुड़ेंगे +½ तो बड़ा सिंपल सा रूल है कि भाई जब भी आपके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरना है कि पेयरिंग, जब तक और कोई चारा ना हो पेयरिंग नहीं करानी है। यानी पेयरिंग अकर्स ओनली व्हेन ऑल द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्युपाइड विद द सेम स्पिन। उसके बाद ही पेयरिंग करना है। जब एक एक करके सारे ऑर्बिटल भर जाए सेम स्पिन से, उसके बाद पेयरिंग करो, तभी स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आती है। तो बात समझ में आ गया। तो बताओ ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही है जी, ये भी सही है, ये दोनों सही हैं। तो कार्बन के लिए इस तरह का बात आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन के लिए मैं बात करूं तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p3। अब यहां पे आप रखोगे इलेक्ट्रॉन तो 1 2 है। आ गई बात समझ में। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके दिमाग में थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ रही होगी कि सर मुझे ये समझाओ आप कि नाइट्रोजन, हाउ विल द नाइट्रोजन लुक लाइक।
नाइट्रोजन एटम कैसा दिखाई देगा, तो एक सेकंड के लिए आप पॉज लेके पहले आप खुद से सोचो, उसके बाद आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। इसमें मैं अभी बता रहा हूं कि देखो नाइट्रोजन में न्यूक्लियस होगा, उसके चारों तरफ स्फेरिकल प्रोबेबिलिटी है 1s के 2 इलेक्ट्रॉन की, उससे बड़ा होता है 2s, वो भी स्फेरिकल है, और उससे बड़ा क्या होगा 2p। 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। z एक्सिस वाला मैं ऐसे डॉट डॉट से बना रहा हूं और एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में भर रहा हूं। प्यारे बच्चों, ये है नाइट्रोजन का मॉडर्न पिक्चराइजेशन, ऐसा नाइट्रोजन दिखेगा आपको। बात समझ में आई? अब मैं इस स्टेप को और थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। इसी तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन करते जाओगे, आपको एक एक चीज मिलता जाएगा। चलो मैं आपको कैल्शियम का सिखाता हूं। एटॉमिक नंबर 20 बताओ। पहले एनर्जी ऑर्डर लिख लो, 1s एंड देन 2s, ss, फिर 2p 3s, ps एंड ps, 3p 4s, जो मैंने आपको अभी ट्रिक समझाई थी। ss ps ps, फिर dps, 3d 4p 5s, ऐसे करके अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन थे जी 20। s में कितने भर सकते हैं, डब्बे देखो, एक डब्बे में कितने हैं, 2। कौन से रूल से, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। दूसरे वाले में भी 2, यहाँ पे 2 भर दिया। p में हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, कितने भरेंगे, 6 मैक्स कैपेसिटी है इसकी, जोड़ते भी जाना है, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 2 8 2 10 हुए। फिर यहाँ 2 भर दूंगा मैं। p में कितने भरेंगे, अच्छा अब एक हम लिमिट भी डिसाइड कर लेते हैं। s का मैक्सिमम कितना है 2, p का कितना है मैक्स 6। ये कहां से नंबर आ रहा है, ऑर्बिटल कितने हैं उसका जस्ट डबल। d में कितना आ रहा है भाई, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। f में कितने हैं, f में कितने 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये याद रखना, s की कैपेसिटी 2 की, p की 6, फिर ओके जी आगे बढ़े। तो यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया। आप जरा जोड़ लो एक बार, सब कितने हो गए, 6 और 2 8 और 2 10, 6 16, 2 18 और 2 20। तो ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसकी बात। अब इसके आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डी का। ओके जी, देखिए अगर आप पूरा पीरियोडिक टेबल देखोगे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसके सामने से होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कॉपर एंड जिंक। इसके जस्ट नीचे आता है स्ट्रॉन्शियम एंड यहां पे आता है यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम RH, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम, ये आता है। अच्छा अब जब यहां तक आपने भरा तो आपने देखा 4s में जा रहा है। स्कैंडियम का एक बारी करके देखते हैं। स्कैंडियम 21 होता है, 21 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। आप चेक करो, 2 4 6 मिलके कितना हो गया 10 और 18, और यहाँ 4s तक कितने हो गए 20। यहाँ तक कैल्शियम था ही, और इसके आगे 3d1। आ रहे बात समझ में। डी में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो आपने किताबों में देखा होगा एक वर्ड आता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और ये बड़ा पॉपुलर है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में इसी का बहुत ज्यादा यूज होता है। अब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप बताओ नोबल गैसेस कौन कौन से हैं। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में हीलियम है, फिर नियॉन है, फिर आर्गन है, फिर क्रिप्टॉन है, फिर जेनॉन है एंड फिर रेडॉन है, यही है ना। अब आप मुझे बताओ इनके इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो ये 2 है, ये 10 है, ये 18 है, ये 36 है, ये 54 है, ना, ऐसे करके नीचे जाएगा। तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, नियॉन का 1s2 2s2 2p6, आप करके देखना। आर्गन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आएगा। देखो 8 और 10 8 18, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, जोड़ लो तो 36 आने चाहिए, 10 और कितना हो गया
2 और 6 2 8 और 2 10 10 20 10 30 यहां पहुंच गया 36। अभी भी क्या आएगा 4p6, तो यहां तक आता है क्रिप्टॉन का। अब मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं, जो स्कैंडियम है आप देखो स्कैंडियम 21 है, इसके जस्ट पहले का नोबेल गैस कौन सा है 18। तो 18 जो नोबेल गैस जिसका एटॉमिक नंबर है वो आप देखो 18 के बाद हमें सिर्फ बेसिकली 21 लाने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन करना है। तो 18 तक का कॉन्फ़िगरेशन क्या मैं 3p6 तक लिख सकता हूं, और चेक करो यहां से यहां तक ये पूरा 18 है, ये सुनो। तो इसलिए बोलते हैं स्कैंडियम को आप नोबेल गैस के टर्म में लिखना चाहो ना तो आप बोल सकते हो कि आर्गन लिखो, क्योंकि 18 तो यहीं खत्म हो गए, अब बचे हुए 3 उनको बाहर वाले को दे दो और ये आएगा 4s2 3d1, 4s2 3d1, 4s2 3d1। ध्यान रखना इसी रिप्रेजेंटेशन को ही नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ, जब स्कैंडियम का आपने लिख लिया तो क्या टाइटेनियम का नहीं लिख लोगे? इसका 21 होता है, इसका 22 होता है। अब बताओ आखिरी इलेक्ट्रॉन d1 में, d की कैपेसिटी कितनी है 10 की, अगला भी d में ही जाएगा 3d2, फिर ऐसे 3d3 4 5 ऐसे करते चले जाएंगे। तो बताओ टाइटेनियम का कितना आएगा? तो आर्गन 4s2 3d2। वेनेडियम का कितना आएगा? आर्गन 4s2 3d3। अच्छा मैं आपको साथ साथ एक और बात बताते चलता हूं। एक टर्म आता है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक बिहेवियर। देखो नेचर में दो तरह के मॉलिक्यूल्स या एटम्स या केमिकल स्पीशीज मिलते हैं। एक ऐसे जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हैं, और दूसरे ऐसे जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल होते हैं। जो अट्रैक्ट होते हैं उसी को बोला जाता है पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। और जो रिपेल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डाया। अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये रिपेल। अब इंटरेस्टिंगली ऐसे चीजों का जब हम इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे देखने की कोशिश करते हैं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न मिलता है कि ऐसा कोई भी एटम या आयन या फिर कोई मॉलिक्यूल या कोई केमिकल स्पीसीज जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड, जिनकी पेयरिंग नहीं हुई है। जितने भी ऐसे स्पीशीज मिलेंगे वो सब मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब स्ट्रक्चरल तरीका क्या है देखने का? किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला तो उसको क्या बोल दोगे आप? पैरामैग्नेटिक। किसी में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो उसको क्या बोलोगे? डाया। अब जैसे मैं इसी पे छोटे छोटे सवाल आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछूं बताओ भाई नियॉन कैसा है, पैरा की डाया? आप कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये भरा है पूरा, ये भरा है, पी में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, कहीं कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा क्योंकि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कैसा स्पीशीज हो गया? डाया। वहीं मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आप स्कैंडियम चेक करो, टाइटेनियम चेक करो, वेनेडियम चेक करो, क्या आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देना? देखो बेटा जो नोबल गैसेस है ना उनमें तो कहीं नहीं मिलने वाला है। उसके बाहर एस में 2 इलेक्ट्रॉन अगर लिख दिया तो भी नहीं मिलने वाला है। अच्छा डी में कितने डब्बे होते हैं? मैंने बताया था 5 इलेक्ट्रॉन 1। क्या तुम्हें मिला अनपेयर्ड? क्या जब तुम D2 कर रहे होगे यहां पे तो आपको 2 डब्बे में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए क्या? हंस रूल से हमें एक एक करके भरना है। इसमें कर रहे हो तो क्या हमें 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए क्या? ये सभी के सभी क्या है? पैरामैग्नेटिक। एटॉमिक फॉर्म में ये सब के सब क्या होंगे? मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट। क्यों? सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब किसी के पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास कम है, तो उनका नेचुरली स्ट्रेंथ अलग अलग आएगा मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन का। इसको एक पैरामीटर से मेजर करते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक मोमेंट। क्या नाम मैंने बताया? मैग्नेटिक मोमेंट। तो जब आप मैग्नेटिक मोमेंट को देखते हो, मैग्नेटिक मोमेंट,
पहली बात ये दो मोशन की वजह से आता है, ऑर्बिटल मोशन एंड दूसरा स्पिन मोशन। तो जो 3D तक के सीरीज हैं उनमें ये डोमिनेटिंग होता है, ये नेग्लिजिबल होता है। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको म्यू एस लिखा जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन ओनली का मतलब ऑर्बिटल उसमें कंसिडर नहीं किया है, वो वैल्यू लगभग लगभग पूरी पूरी आती है, ये तो नेग्लिजिबल होता है। तो ये वैल्यू आता है रूट ओवर एन, n+2 बोहर मैग्नेटॉन, ये यूनिट है जी मैग्नेटॉन। और जब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो तो bm होता है, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n किसको बता रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मैं फटाफट आपको निकाल के दिखाता हूं, आप बताओ स्कैंडियम हमने देखा था, आर्गन क्या था, 21 था, 4s2 3d1, d में कितने अनपेयर्ड, एक थे। आप n की वैल्यू कितनी आ गई बड़ी, यहाँ पे n क्या था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, उठा के यहाँ फॉर्मूले में रख दो, म्यू की वैल्यू इसके लिए कितनी आ गई, रूट ओवर 1, 1+2 कितना आ गया, रूट ओवर 3 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक ऐसे टाइटेनियम निकालोगे, टाइटेनियम के लिए तो टाइटेनियम में आपने देखा था कि D2 था, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए हमें, क्योंकि डब्बे 5 है और दो जगह ऐसे ऐसे भरा हुआ है। अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो 2 × 2+2 कितना आ गया, बोहर मैग्नेटॉन करोगे तो 4 × 2 यानी कि रूट ओवर 8 बोहर मैग्नेटॉन, रूट ओवर 8 बोहर मैग्नेटॉन। इस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं। अच्छा, ये तो जितनी भी मैंने आपको बातें बताई, ये सब कौन से डिस्कशन थे, ये थे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैं आपको बात बताता हूं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि कभी आपसे पूछे वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन 23 है, तो आपको पता है आर्गन एंड देन 4s2 3d3, भाई ये 18 हो गया एंड 220 एंड 23, ऐसे हमने भरा है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि वेनेडियम +2 का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ये बात जो मैं यहां बताने जा रहा हूं अक्रॉस पीरियोडिक टेबल ये एप्लीकेबल है। वेनेडियम +2 का जब कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो आप उसको एक्सपेक्ट करोगे कि ये लिखें एंड दो इलेक्ट्रॉन यहां से गायब है तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन गायब कर देते हैं, ये 4s2 हो जाए और ये 3d1 हो जाए, दो इलेक्ट्रॉन d का निकाल देते हैं। आप ऐसा करके आओगे और आप रिपोर्ट करोगे मैग्नेटिक मोमेंट, इसका तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है नहीं, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, रूट ओवर 1 यानी रूट ओवर 3 बोहर मैग्नेटॉन। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा जाता है तो मैग्नेटिक मोमेंट जिस स्ट्रेंथ से वो अट्रैक्ट होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा तेजी से अट्रैक्ट होता है, ये वैल्यू इसको फुलफिल नहीं करता है। ये क्या हुआ, ये ऐसा इसलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन भरते समय जब हम भर रहे होते हैं तो हम वो तीनों रूल फॉलो करते हैं, ऑफ बाउ, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हाउंस रूल। लेकिन एक बारी भर देने के बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ द एनर्जीज इनसाइड द ऑर्बिटल्स, और ऐसा देखा गया है रिपल्शन के वजह से कि एनर्जी भरने के बाद रीअरेंज हो जाते हैं, रीअरेंज होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिसमें जितने थे वो उतना ही रहता है, बात ध्यान रखना। तो जैसे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनको रीअरेंज भी कर दोगे तो ये, तो फिर कहोगे सर रीअरेंजमेंट कैसे याद रखें, बड़ा सिंपल सा है। रीअरेंजमेंट हमेशा शेल के हिसाब से होंगे, एज पर शेल, यानी 1s, उसके बाद 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, इनको करना, फिर 4s 4p 4d एंड 4f करना। मतलब पहले 1 वाले सारे, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले, फिर 4 वाले एंड फिर उसी तरीके से 5 वाले। कहने का मतलब ये है, अगर आप आर्गन को ओपन करो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहां तक तो ठीक था, फिर 4s2 एंड 3d 3 है।
आप ध्यान से देखो, 1 वाला है, फिर 2 वाला है, फिर 3 वाले के बीच में 4 आ गया है। इसको बाहर फेंको, इसको अंदर लाओ, यानी 3d3 आफ्टर फिलिंग यही वेनेडियम पहले आर्गन हो जाएगा, फिर 3d3, फिर 4s2 हो जाएगा। शेल के हिसाब से अरेंज करना है, जितने इनर शेल वाले हैं उनको अंदर कर दो, जो बाहर वाले, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन मत इधर उधर करना, जितने इलेक्ट्रॉन जिसमें थे बस उसको भरते हुए बस आगे पीछे कर देना है। इसके प्रैक्टिकल प्रूफ भी हैं। जब आप ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वेनेडियम 2+ बनेगा, और जब वेनेडियम 2+ इस जगह से आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये आर्गन एंड 3d3 एंड 4s0 आपको दिखेगा कि एक नहीं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। बिल्कुल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो म्यू की वैल्यू √3, 3 + 2 यानी 6 3 जा, सॉरी 5 3 जा 15 बोहर मैग्नेटॉन, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से भी मैच करता है। तो इस बात को ध्यान रखोगे आप कि कभी भी इलेक्ट्रॉन भर देने के, भरते समय सारा रूल फॉलो करो, भर देने के बाद इस तरह से करो। तो ये एक चीज है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, और ये प्रॉब्लम आपको डी के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, खास करके जब आप आयनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे होगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, निकालने से पहले शेल के हिसाब से अरेंज कर लो फिर निकालना। यहां तक बात समझ में आई? अगर मैं इसी को एक्सटेंड करूं, कोई आपसे पूछे बताओ भाई आयरन का कन्फिग्रेशन एंड आयरन 2+ का कन्फिग्रेशन, आयरन 26 होता है तो ये आएगा आर्गन 4s2 3d6, भर देने के तुरंत बाद इसको रीअरेंज कर लो 3d6 एंड 4s2। अब +2 का कोई बोले तो s से इलेक्ट्रॉन निकालना, d से नहीं, जो बाहर वाला है उसी से निकालना, तो इसका आंसर आएगा आर्गन एंड 3d6 एंड 4s0। ध्यान रखना, पूछा जाए कितने अनपेयर्ड हैं, बना के देख लो, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो अनपेयर्ड कितने मिले हमें, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले। आयरन 2+ के केस में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई? तो ये एक पहली चीज़ है जो आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एंड वो क्या है, एक्सेप्शंस क्या है? जैसे जब इसी तरीके से आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो 3D सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। ये 3D सीरीज क्या होता है भाई? जब इलेक्ट्रॉन आप भर रहे थे स्कैंडियम का तो आपने देखा कि 3D में जाके 1 हुआ, टाइटेनियम भर रहे थे 3D 2 में हुआ, वेनेडियम भर रहे थे तो 3D 3। तो ये जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन 3D में जाकर के एंड हो रहे हैं भरते टाइम पे, वो सारे एलिमेंट को बोलेंगे दे बिलोंग टू 3D सीरीज। ठीक है, तो आप जिंक तक करोगे एटॉमिक नंबर 30 तो उसमें 3D 10 हो जाएगा, जिंक का ऐसे ही करोगे तो वो 3D 10 हो जाएगा। तो 3D सीरीज में 2 ऐसे एलिमेंट हैं, एक तो है क्रोमियम, एक है कॉपर, दोनों ही C से ही हैं। ध्यान रखना, एक 24 है और एक 29 है एटॉमिक नंबर, 24 है एंड एक 29। इन दोनों के कन्फिग्रेशन हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि D4 है तो ये 4s2 एंड 3D4 होना चाहिए, इसका एक्सपेक्टेशन था। ये 9 है ना, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 4s2 3D9 हो जाए। आप ये पूरा जोड़ लो, ये 18 होते हैं, 18 2 20 और 9 29, ऐसे ही ये 24 का है D4, हम एक्सपेक्टेशन ये, लेकिन ये गलत है। मैग्नेटिक मोमेंट से देखा गया है कि D में 4 नहीं बल्कि D में 5, यानी इसका जो करेक्ट कन्फिग्रेशन है वो आर्गन 4s1 3d5, और इसका कन्फिग्रेशन भी गलत है। इसका जो ऑब्जर्व किया गया है आर्गन 4s1 एंड 3d10, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देख रहे हो आप, ये D4 नहीं होकर के ये D5 हो गया, और ये D9 नहीं होकर D10 हो गया। कुछ बात समझ में आई? इसने अफबाउ प्रिंसिपल को वॉयलेट कर दिया। अंदर S में जगह खाली है, 4s की एनर्जी कम होती है, भरते टाइम पे तो कम ही होती है ना, तो पहले कम एनर्जी में भरने के बजाय एक इसमें भरा और एक को एक्साइट कर दिया। देखो ना, तभी तो ये 1 रखो और इसको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ सप्लाई कर दो, वैसे ही यहाँ पे
लेकिन बावजूद इनके ये इनके सबसे स्टेबल स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, इसी को बुलाया था ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट का मतलब मिनिमम एनर्जी स्टेट, यानी ये मिनिमम एनर्जी स्टेट है। तो यानी कुछ तो बात हुआ होगा कि ये S2 से D5 हो गया और ये S2 से D10 हो गया, D9 से D10 हुए, कुछ तो बात होगी इस D5 एंड D10 में, और कुछ तो बात होगी इस 4s3d वाले एनर्जी लेवल में भी, जो इस तरह का चीज हो रहा है। इन कॉन्फ़िगरेशन के पीछे 3 इंपॉर्टेंट लॉजिक हैं कि ये क्यों ऐसा हुआ। ध्यान रखना, सभी में नहीं होता है, पूरे 3D सीरीज में सिर्फ 2 ऐसे हैं। 4D में बहुत ज्यादा है, 5-6 के ऊपर है बल्कि। 5D में फिर 2-3 ही हैं, लेकिन 4D में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। आओ मैं आपको समझाता हूं ये इरेगुलरिटीज क्यों आती हैं। सबसे पहला कारण है, the first reason behind irregularities, energy level. Energy of 4s is very similar to 3D. मतलब 4s एंड 3D के बीच में गैप कुछ खास नहीं होता, ये बड़ा कम गैप होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां अगर जंप करना चाहे तो आराम से उठ के कर सकता है। जो दूसरा बात है, इसी तरीके से ध्यान रखना, 5s का 4D के साथ एनर्जी एक जैसा होता, 6s 5D एंड 4f। यानी अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ns n-1d एंड n-2f, इनकी एनर्जीज आपस में बड़ी क्लोज होती है। अगर इनकी एनर्जी इस कदर क्लोज है तो इस वजह से जंप करने में कोई खास दिक्कत नहीं आती, लेकिन तब भी कोई फायदा तो हो रहा हो तब तो जंप करें। दूसरा रीजन होता है कि हाफ फिल्ड एंड fully filled subshells are more stable. As compared to the others, यानी अगर मैं बात करूं तो P3 ज्यादा स्टेबल है, P6 ज्यादा स्टेबल है, D5 ज्यादा स्टेबल है, D10 ज्यादा स्टेबल है, F7 ज्यादा स्टेबल होता है, F14 ज्यादा स्टेबल होता है। और तीसरा कारण होता है कि पेयरिंग रिक्वायर्स एनर्जी। बिल्कुल ध्यान रखना, रिक्वायर्स एनर्जी। कभी भी पेयर करते हो, एक ही स्पेस में 2 इलेक्ट्रॉन को डालते हो ना, उनके बीच में रिपल्शन होता है। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से आगे चले जाएं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई जितना रिपल्शन में एनर्जी बढ़ रही है और अगले वाले में जाने में जितनी एनर्जी लगेगी उसमें यही एनर्जी ही मिनिमम होती है, इसलिए वो मजबूरन पेयरिंग करता है। अगर आप इसको नीचे ला दो तो पेयरिंग नहीं करेगा। क्या आपको ध्यान है हुंड्स रूल में, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, उसके अंदर क्या होता है, जब एक ही एनर्जी के आ जाते हैं तो उसमें पेयरिंग नहीं होती, बल्कि एक पहले फिर इसके बाद ऐसे करके फिर पेयरिंग होती है। तो कुछ हद तक वहां से आप ये समझ सकते हो कि पेयरिंग करने से एनर्जी बढ़ती है सिस्टम की, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, तो पेयरिंग हमें कराना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले वाले में जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो अब ये तीनों रीजन का कंबाइंड कहानी होता है यहां पे। आप देखो कॉपर के केस में, ध्यान से देखना, कॉपर के केस में 4s एंड 3d के बीच में एनर्जी एक तो कम, दूसरी D9 से ज्यादा स्टेबल D10, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक s का उठ करके इसमें चला जाता है, क्योंकि इनके बीच का एनर्जी लेवल कुछ खास ज्यादा है नहीं, आराम से चला गया। तो इनके बने हुए मोर स्टेबल चीजें, इसमें जो लगने वाली छोटी सी एनर्जी है उसको ओवरकम कर जाता है। इस वजह से अभी भी ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड की एनर्जी नहीं, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। यहां तक बात समझ में आया? क्यों ज्यादा होती है इसके बारे में मैं कभी और आपको डिटेल एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी के लिए आपको दिमाग में इतना ही रखना है, राइट। सो होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर आप डिस्कशन करोगे
तो आपका 4D के अंदर भी आप देखना, एनसीईआरटी में आपको डेटा मिल जाएगा, बाकी डी ब्लॉक में भी इनका डिस्कशन करते हैं। सो आई होप प्यारे बच्चों, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक एक चीज़ मैंने इन बीते 4 लेक्चर्स में आपको रिवाइज कराया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बूस्ट हो रही है। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स so that they can also get the same benefit. So that's all for the session today. See you guys in the next video.